हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू डिस्कशन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये जो वीडियो है ये मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है इनका पार्ट 3 है। इससे पहले जो है वो इसके 2 पार्ट और अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट्स ना देखे हों तो उन्हें देखना ना भूलिएगा, उन्हें ज़रूर देखिएगा। ये जो वीडियो है ये हमारे आने वाले जो टेट एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सीटेट है यू टेट है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो पूछा गया है कि नैतिकता की स्थापना के लिए हमारा कौन सा मार्ग जो है इसमें से सर्वोत्तम है। तो हमारे जो इसके ऑप्शंस हैं, हमारे इसके ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए है हमारा धार्मिक पुस्तक को पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर सी है उनका मूल्य शिक्षा पर निर्धारित करना। और ऑप्शन नंबर डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए जो इसमें से सर्वोत्तम मार्ग रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जब शिक्षक जो है वो खुद आदर्श रूप में व्यवहार करेगा तो बच्चा जो है उसे देखेगा और वो भी वैसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि कोई भी जो बच्चा है वो घर में अपने माता पिता से सीखता है तथा विद्यालय में जो है वो अपने शिक्षक से सीखता है और उनकी जो हर एक क्रियाकलाप होता है उसका अनुसरण करता है। तो अगर जो शिक्षक है वो खुद आदर्श रूप में व्यवहार करेगा तो बच्चों में जो है नैतिकता की स्थापना होएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है हमारा पुरस्कार एवं दंड है। तो हमें बताना है कि जो पुरस्कार एवं दंड है ये क्या है। सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या फिर अर्जित प्रेरक। जो पुरस्कार और दंड ये हैं ये हमारे जो है कृत्रिम प्रेरक हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, यानी बाहर से जो दिए जाते हैं। अपने जो बाहर से दिए जाते हैं, जैसे कि कोई भी टीचर है वो जब बच्चा जो है कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार देता है। जैसे उसने अच्छा काम किया तो उसे गुड लिखता है या फिर वेरी गुड लिखता है या फिर उसे जो है शाबाशी देता है। तो ये जो है कृत्रिम प्रेरक है जिससे कि बच्चा जो होता है मोटिवेट हो जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम प्रेरक होगा। अगला क्वेश्चन है मधु जो है एक स्टूडेंट है। मधु ये जो है गणित में कमज़ोर है। ठीक है, एक बालिका, एक लड़की है, मधु नाम की विद्यार्थी है जो कि गणित में कमज़ोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण हो सकता है। यानी जो मधु एक लड़की है वो गणित में बहुत कमज़ोर है, तो अगर हम एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से देखें तो हम उसके गणित में कमज़ोर होने का कौन सा कारण इसमें से सही बताएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है प्रायः जो लड़कियां हैं वो गणित में कमज़ोर होती है। ऑप्शन नंबर बी है उनके माता पिता अनपढ़ हैं। ऑप्शन नंबर सी है उसे अध्ययन में रुचि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा। तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो गणित शिक्षण की विधि है वो त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि ये जैसे ऑप्शन नंबर ए है बोला है इसमें कि प्रायः लड़कियां जो है वो गणित में कमज़ोर होती है, लेकिन ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं या लड़के जो हैं कला में कमज़ोर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हर विद्यार्थी की अपनी अपनी रुचि होती है। कुछ लड़कियां जो है वो गणित में बहुत अव्वल भी हो सकती हैं और कुछ लड़के भी गणित में कमज़ोर हो सकते हैं। तो जो बुद्धि है उसका लिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा। जो इसका राइट और सटीक हमें आंसर बताना है वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि गणित के शिक्षण की विधि टूटपूर्ण, यानी जो हम बच्चे को जिस विधि से हम गणित पढ़ा रहे हैं उस विधि में कोई फॉल्ट है तो हमें उस विधि को चेंज करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो हमें बताना है कि जो मानव का विकास है, मानव का डेवलपमेंट है वो किस पे निर्भर करता है। तो डेवलपमेंट पूछ रहे हैं यहाँ पे विकास, ठीक है, वृद्धि और विकास दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मानव का विकास किस पर निर्भर है। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है उसकी वृद्धि पर। ऑप्शन नंबर बी है उसके वातावरण पर।
ऑप्शन नंबर सी है उसकी बुद्धि पर, ऑप्शन नंबर डी है उसकी बुद्धि है वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी बुद्धि एवं वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो जो मानव का विकास है वो उसकी बुद्धि पे भी निर्भर करेगा और साथ ही जो उसको वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता होगी उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि जो उसमें ऑप्शन नंबर है जैसे उसकी वृद्धि पर, केवल वृद्धि पर विकास निर्भर नहीं होता है और उस केवल वातावरण पर भी नहीं होता है और केवल जो है उसकी बुद्धि पर भी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सर्वोत्तम है, किस आधार पर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर। तो बाल मनोविज्ञान यानी बच्चों के आधार पर, जो बच्चों का मनोविज्ञान है उसके आधार पर कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है, हमें वो बताना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। तो क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो हमें बाल मनोविज्ञान के आधार पर इसमें से जो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है उसे चूज़ करना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा जो है वो विशिष्ट होता है, क्योंकि हर बच्चे में जो होता है कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि कुछ बच्चे विशिष्ट हैं यानी कुछ ही बच्चों में विशेषता और कुछ बच्चों में कोई विशेषता नहीं है, वो विशिष्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हर बच्चा जो है विशिष्ट होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया का संबंध है। तो हमें बताना है कि जो डिस्ग्राफिया है उसका संबंध किस चीज़ से है। डिस्ग्राफिया पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका जो ऑप्शन है, लेखन अक्षमता से, पठन अक्षमता से, मानसिक अक्षमता से या फिर शारीरिक अक्षमता से। डिस्ग्राफिया पूछ रहा है यहाँ पे, डिस्ग्राफिया। तो जो डिस्ग्राफिया है इसका संबंध जो है वो लेखन की अक्षमता से है। डिस्ग्राफिया जो है लेखन अक्षमता से है, जबकि जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि बच्चों का जो मूल्यांकन है वो कैसे होना चाहिए, किस बेस पे होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो है हमारी बोर्ड परीक्षा, कि क्या बच्चों का जो मूल्यांकन है वो केवल उनकी बोर्ड परीक्षा के आधार पर होना चाहिए, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो बच्चों का जो मूल्यांकन है वो सतत या व्यापक मूल्यांकन के आधार पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है गृह परीक्षा के द्वारा, यानी जो गृह परीक्षा होती है विद्यालयों में उसके द्वारा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा, यानी जो हम टेस्ट वगैरह लेते हैं या फिर जो ओरल क्वेश्चंस पूछते हैं उसके बेस पे जो है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। क्योंकि जो कोई भी बच्चा है उसका जब हम मूल्यांकन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, तो फिर केवल बोर्ड परीक्षा के आधार पर हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केवल परीक्षा के आधार पर किसी भी बच्चे के बारे में बताना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो पढ़ने में उतना अच्छा ना हो लेकिन उसके अंदर कोई दूसरा कौशल जो है, चाहे वो खेल का हो या कला का हो, वो कौशल बहुत अच्छे से भरा हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा, क्योंकि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है इसमें जो है बच्चे के सभी मतलब धीरे धीरे उसके हर एक एक्टिविटी का, हर एक पार्ट का जो है मूल्यांकन करते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो है वो कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि, मतलब एक बच्चा, एक स्टूडेंट हमारा, वो हमसे कक्षा में जो है प्रायः प्रश्न पूछता है। मतलब कि अगर हम उसे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो हर उस टॉपिक में कुछ ना कुछ जो है क्वेश्चन पूछता है। तो उचित रूप में इसका अर्थ है, तो हमें बताना है कि इसका अर्थ है कि वो बच्चा कैसा है, हमें उसके बारे में जो है बताना है अपनी मतलब हमें बताना है कि वो बच्चा कैसा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह अधिक प्रतिभाशाली है।
तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो इसके ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शंस के आधार पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वह अधिक जिज्ञासु है। क्योंकि जब कोई बच्चा जो है प्रायः अगर कक्षा में प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शरारती है, इसका मतलब ये होगा कि वह अधिक जिज्ञासु है। उसे हर जो कोई टॉपिक है या हर कोई विषय वस्तु जो हम उसे पढ़ा रहे हैं तो उसके मन में उसे जानने के लिए जो है वो जिज्ञासा है, उसे जानने के लिए जो है उसके मन में जिज्ञासा है कि ऐसा है तो क्यों है, क्या है, कैसे है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हम उस बच्चे को जो है अधिक जिज्ञासु कहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे। एक बच्चा है वो प्रायः अपने सहपाठियों के साथ यानी अपने फ्रेंड के साथ, अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ जो है वो झगड़ता है, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, आप बच्चे को सजा देंगे। ऑप्शन नंबर बी है, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे। ऑप्शन नंबर सी है, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। ऑप्शन नंबर डी है, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो अगर एक बच्चा प्रायः झगड़ता है तो हमें एज अ टीचर उस जो है क्या करना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया है कि आप जैसे ऑप्शन नंबर ए, आप उसे सज़ा देंगे, नहीं, हम उसे डायरेक्ट सज़ा तो नहीं दे सकते हैं कि वो बच्चे की गलती है नहीं है, क्या वो किस बात पे झगड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। हम ना ही उसे विद्यालय से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम उसे विद्यालय से इतनी छोटी सी बात पे तो विद्यालय से नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे तो उसका पूरा भविष्य ही खराब हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, नहीं, हम सीधे उसके माता पिता से शिकायत भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर जब सिचुएशन ज़्यादा बात बिगड़े तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हमें जो अपना आंसर देना है वो मनोविज्ञान के हिसाब से बिल्कुल सटीक और जो सबसे बेस्ट आंसर है वो देना है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हम जो है उस कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आप उस कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि बच्चा आखिर क्यों अपने सहपाठियों के साथ झगड़ रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है। और अगर आपको उसका कारण पता चले तो हम उसे परामर्श देंगे कि तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, हमें चाहे सारे क्वेश्चंस पॉजिटिव भी दिए हो तो उस केस में भी हमें जो सबसे बेस्ट आंसर है बच्चे के लिए, हमें वो आंसर को ही चूज़ करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है। एक अच्छा अध्यापक, तो हमें बताना है कि एक अच्छा अध्यापक, जो इसमें इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो उसके हिसाब से हमें अपना राइट आंसर चूज़ करना है। एक अच्छा अध्यापक, तो ऑप्शन नंबर ए है, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, यानी जो एक अच्छा अध्यापक है वो अपने अध्यापन के लिए हमेशा जो है वो व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, यानी लेक्चर मेथड यूज करता है। ऑप्शन नंबर बी है, एक अच्छा अध्यापक सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाते हैं, यानी हमेशा जो है वो आगे से प्रदर्शन करता है उसके हिसाब से सिखाता है। ऑप्शन नंबर सी है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी एक अच्छा अध्यापक जो है वो अपने विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर डी है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है, कि बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन में रहें, कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उठना है, इन सभी चीज़ों का जो है अनुशासन रखे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। जो एक अच्छा अध्यापक होगा वो अपने विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करेगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाका करके बोलता है, बालक के इस अपशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। हमारी कक्षा में जो है, आपकी कक्षा है, उसमें एक ऐसा बच्चा है जो हमेशा तू तड़ाका करके बात करता है, तो आप जो है उसका ऐसा बिहेवियर कैसे दूर करेंगे, इसके लिए हम कौन सा जो है इसमें से उपाय करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, बालक के जो माता पिता हैं उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, यानी बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी है, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहना चाहिए तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों को भूल कर भी तू तड़ाका नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है, आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। तो जो एक बच्चा है हमारी कक्षा में जो तू तड़ाका करके बोलता है, तो इस सिचुएशन में जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर सी, हम बालक को समझाएंगे कि अपने से जो बड़े हैं उनको आप कहकर बुलाना चाहिए। साथ ही आप भी अपने जो अपने से बड़े हैं, जो हमें हमारे सामने जो हमसे बड़े जो भी हमसे बड़े होंगे, हम उनके साथ भी जो है हमेशा आप कह के बोलेंगे, कभी तू तड़ा का नहीं करेंगे, जिससे जो बच्चा है वो हमारा जो हमारा बिहेवियर है उसे ऑब्जर्व करेगा और हमारे जैसा हम बिल्कुल व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो मानव का जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो किससे संबंधित है यह विचार? अंतः संबंध का सिद्धांत से या फिर निरंतरता के सिद्धांत से? ऑप्शन नंबर सी है एकीकरण के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर डी है अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो जो मानव का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह जो विचार है हमारा ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो के लिए लागू हुआ था। तो हमें बताना है कि कितने वर्ष से कितने बच्चों के लिए जो है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 5 से 11 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 6 से 12 वर्ष। तो जो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं हमारे अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था वो हमारे 6 से लेकर जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए हम जो है अपने जो बच्चे हैं क्लास के उसको ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं कि कैसे ईमानदारी की क्या होती है, ईमानदार कैसे बच्चों को ईमानदार रहना चाहिए, या फिर हम उन्हें ईमानदार बनाना चाहते हैं। तो हम जब उन्हें इस चीज़ की शिक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है बेईमान बच्चों को कठोर दंड देकर, जो बीमार बच्चे हैं उनको कठोर दंड देकर बच्चों के अंदर ईमानदारी क्या उत्पन्न की जा सकती है? नहीं। और अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। ऑप्शन नंबर सी है ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो ईमानदार बच्चे हैं उनको हम जो है पुरस्कृत करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं उन पर जो है जो पुरस्कार है इसका जो है काफ़ी अच्छा रीइंफोर्समेंट होता है, काफ़ी अच्छा पुनर्बलन मिलता है, बच्चे इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से सीखते हैं। अगर हम ईमानदार बच्चों को पुरस्कार करेंगे तो बच्चे जो दूसरा अन्य बच्चा है उसके अंदर भी ये भावना रहेगी कि जो है हमारे टीचर ने इसे पुरस्कृत किया है, इसे सम्मान दिया है, तो हम भी क्यों ना अच्छा काम करें, हम भी ईमानदार हैं, जिससे कि हमें भी जो है पुरस्कार प्राप्त हो। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बच्चों को हम ईमानदारी की शिक्षा देने के लिए इसमें से जो राइट और बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो यही होगा कि हम बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो एक शिक्षक को जो है कैसा ज्ञान होना चाहिए, क्या किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, यानी जो विषय वो पढ़ा रहा है अपने विद्यार्थियों को उस विषय का। ऑप्शन नंबर बी है बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा जो है शिक्षा संहिता का। और ऑप्शन नंबर डी है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो जो एक शिक्षक है उसे किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए यहाँ पे पूछा गया है, तो हमें जो बिल्कुल सटीक आंसर राइट आंसर है उसे चूज़ करना है। तो जो उसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, क्योंकि एक जो शिक्षक है
उसे केवल अध्यापन विषय का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे केवल अध्यापन विषय यानी केवल अपने उस सब्जेक्ट का ही नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट को वो बच्चों को पढ़ा रहा है, और बच्चे के विषय में या बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है बच्चा उसे सही मेथड, जो टीचर है वो सही बच्चों को जो है सही मेथड से नहीं पढ़ा पाएगा, बच्चों की जो है विशेषताओं का ध्यान नहीं रख पाएगा, और ऐसी सिचुएशन में जो है उसकी पढ़ाई भी पढ़ाया वेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर जो बी है वो है बाल मनोविज्ञान का। अब केवल बच्चे शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है और अपने विषय का ज्ञान नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है शिक्षक बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, और केवल शिक्षा संहिता का ज्ञान से ही शिक्षक भी बच्चों को नहीं पढ़ाए। जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अध्यापन विषय है बाल मनोविज्ञान का, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक को अध्यापन विषय का तो ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही ज्ञान जो है वो बाल मनोविज्ञान का भी होना चाहिए, ताकि जो बच्चों की लर्निंग है, बच्चों का सीखना है, उसमें जो है किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है हमारे वीडियो को हमारे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।